स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम टूल्स को पढ़ रहे हैं। टूल्स में हमने एंजाइम्स को डिस्कस किया है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसको हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है एंड स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज की क्लास में क्लोनिंग वेक्टर्स में हम प्लाज्मिड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कंपटीशन में इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्लोनिंग वेक्टर्स में बच्चों हमने पढ़ा है कि ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और इनके अंदर अगर कोई डीएनए का फ्रेगमेंट या कोई डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दे तो अपने रेप्लिकेशन के साथ साथ में ये इंसर्टेड जीन के रेप्लिकेशन को भी अलाउ करते हैं। डीएनए के इन मॉलिक्यूल्स को हम वेक्टर कहते हैं और क्लोनिंग में इन वेक्टर्स का यूज किया जाता है, इसलिए इनको क्लोनिंग के वेक्टर्स और क्लोनिंग व्हीकल्स भी कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स में बैक्टीरियल प्लाज्मिड वाइडली यूज में लिए जाते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, मीन्स क्रोमोसोम के अलावा मिलने वाले एक्स्ट्रा में डीएनए के मॉलिक्यूल्स है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इसका मतलब है ये अपनी कॉपीज बना सकते हैं और अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपनी कॉपीज को बनाने के लिए ये बैक्टीरियल सेल के डिवीजन पर डिपेंड नहीं होते। ये डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं। प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, इसको पूछ लिया जाता है। तो डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं, क्लोज्ड है, सर्कुलर है एंड सेल्फ रेप्लिकेटेड है, उनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये कोई हमारी बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल सेल का मेन जीनोम है। जब बैक्टीरियल सेल की स्टडी की गई तो देखा गया कि बैक्टीरियल सेल में मेन जीनोम के साथ में कुछ डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड हैं, क्लोज्ड हैं और इनकी सेल के अंदर कई कॉपीज मिलती हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मिड कहा गया। प्लाज्मिड होते कैसे हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड क्लोज्ड, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है? अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपनी कॉपीज को बनाने के लिए ये बैक्टीरियल सेल के डिवीजन पर डिपेंड नहीं करते। तो सेल्फ रेप्लिकेटेड होने के लिए कोई भी ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो सेल्फ रेप्लिकेटेड होगा उसके पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI रीजन होते हैं, जिससे कोई भी वेक्टर मॉलिक्यूल जैसे कि प्लाज्मिड है वो अपनी कॉपीज बना सकता है, वो रेप्लिकेटेड हो सकता है। बैक्टीरियल के जो प्लाज्मिड होते हैं ये देखा गया कि बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवेलेंस के लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन इन प्लाज्मिड्स के ऊपर कुछ ऐसे जीन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में बैक्टीरियल सेल का सर्वाइवेलेंस बढ़ जाता है और कुछ स्पेशल यूनिक प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। जैसे कि मान लिया इस प्लाज्मिड के पास में ORI के अलावा कुछ ऐसे जीन्स हैं, जैसे कि किसी एंटीबायोटिक के लिए जीन है, एंटीबायोटिक के जीन है। एग्जाम्पल हम लेते हैं एम्पीसिलिन। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन के जीन होंगे, अब ये बैक्टीरियल सेल एम्पीसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है कि इस बैक्टीरियल सेल को अगर हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराएंगे, यहाँ पर हमने एम्पीसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया लिया और इस बैक्टीरियल सेल को कल्चर कराया, तो ये बैक्टीरियल सेल एम्पीसिलिन न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर जाती है और इसकी हमारे को कॉलोनी मिलती है। यहाँ पर कॉलोनीज बन जाएंगी। सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आ जाते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर हमारी कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के पास में भी मेन जीनोम है इसका और ये प्लाज्मिड है, लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मिड है इसके पास में ORI रीजन तो प्रेजेंट है। ठीक है, ORI सभी प्लाज्मिड के पास में होता है, तभी वो रेप्लिकेट करेगा, लेकिन यहाँ पर इस प्लाज्मिड के पास में ORI के अलावा जो एंटीबायोटिक के लिए जीन है वो किसी और एंटीबायोटिक के लिए है। जैसे सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर जो एंटीबायोटिक का जीन है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए है।
ठीक है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के लिए जीन है। तो अभी जो बैक्टीरियल सेल होगी वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट होगी, लेकिन ये वाली जो सेल है ये एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, एम्पिसिलिन सेंसिटिव होगी। इस सेल को अगर हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराएंगे तो इस सेल की कॉलोनी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को बच्चों आप अच्छे से समझ लेना। बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो कि एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लिए जाते हैं, उसके पास में ORI रीजन होता है, इसके कारण ही रेप्लिकेट होते हैं। इसके साथ ही कुछ कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस प्लाज्मिड के पास में जो जीन प्रेजेंट है उसके फीचर्स को बैक्टीरियल सेल एग्जिबिट करेगी। ये जो जीन है ये किसी एंटीबायोटिक के लिए भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स के लिए भी हो सकते हैं, या हर्बिसाइड्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के जीन है तो बैक्टीरियल सेल हमारी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इसके पास में टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाली जो बैक्टीरियल सेल दिखा रखी है इसके पास में टेट्रासाइक्लिन का जीन है तो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है। तो ये बैक्टीरियल सेल एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएगी। इसको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिक कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया में ये ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स को क्लोनिंग के वेक्टर्स के जैसे काम में लिया जाता है। इसके साथ ही जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनको हम अपने एक्सपेरिमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन विट्रो कंडीशन में प्लाज्मिड्स के अंदर कई चेंजेस किए जा सकते हैं। प्लाज्मिड्स का जो साइज होता है, जो नेचुरली साइज मिलता है वो 5 kb से 400 kb का होता है, और ये अपने अंदर 10 kb से लेकर 15 kb तक के DNA फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक अच्छे वेक्टर होने के लिए हमने पढ़ा था कि उसके पास में ORI रीजन होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए जिनका हम यूज करके सेलेक्टेबल मार्कर्स जैसे काम में ले सके, जिससे कि हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से डिस्टिंग्विश कर सके। इसके साथ ही एक अच्छे वेक्टर के पास में रेस्ट्रिक्शन की साइट्स होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जहां पर रेस्ट्रिक्शन इंजेक्शन साइट्स को पहचान कर क्लीव कर सके। तो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स में ORI भी होते हैं एंड सेलेक्टेबल मार्कर के जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए हो सकता है, टॉक्सिन्स के लिए हो सकता है, हर्बिसाइड्स के लिए हो सकता है। इसके अलावा नेचुरली जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें 1 या 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए प्लाज्मिड्स जो है वाइडली यूज लिए जाते हैं क्लोनिंग के पर्पस में। एंड क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड्स को जिस होस्ट सेल में रेप्लिकेट कराया जाता है वो मेनली बैक्टीरिया इकोलाई होता है, क्योंकि इकोलाई के पास में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड्स के ORI रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड की जो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये वाइडली यूज में लिए जाते हैं, इनमें हम आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि जो नेचुरली प्लाज्मिड है उसके पास में 1 या 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और इसका साइज बहुत बड़ा है, और साथ ही जिस होस्ट सेल में हमारे को प्लाज्मिड को ग्रो कराना है, ठीक है, प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराना है, तो वो होस्ट सेल कंपेटिबल होनी चाहिए उस प्लाज्मिड के। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली प्लाज्मिड को डिजाइन कर लेते हैं, प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड पार्ट होते हैं प्लाज्मिड के जो हमें क्लोनिंग के लिए नहीं चाहिए, अभी बताया ना, क्लोनिंग के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, ORI चाहिए होता है मेनली, और मार्कर जीन चाहिए होते हैं, और इसके साथ ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसको छोड़कर अनवांटेड पार्ट जो कि हमारे को क्लोनिंग में एज ए वेक्टर प्लाज्मिड के लिए नहीं चाहिए उनको हम डिलीट करते जाते हैं। इससे हमारे प्लाज्मिड का साइज छोटा हो जाता है, और एक अच्छे वेक्टर के लिए साइज छोटा होना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से होस्ट सेल में इंसर्ट हो सके। तो यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे कि
जो इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं ORI रीजन में क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। ORI रीजन हम होस्ट स्पेसिफिक लेते हैं। इसका मतलब है कि जिस होस्ट के अंदर प्लाज्मिड को ग्रो कराना है, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराना है, उसके स्पेसिफिक हम ORI लेते हैं। अगर हमारे को ई कोलाई सेल में प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराना है या ई कोलाई सेल को एज ए होस्ट लेना है, कोलाई के कंपेटिबल जो ORI लेंगे वो कोल E1 प्लाज्मिड का ORI होगा। ठीक है, अगर हम ORI RP4 एंड RSF1010 का प्लाज्मिड लेते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड्स ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, सभी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ORI रीजन हम अपने होस्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स, इसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। नेचुरली जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें एक या दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, लेकिन एक अच्छे वेक्टर के पास में मल्टीपल क्लोरीन साइट्स होनी जरूरी है, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे को लैब में कोई एक एंजाइम हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर सके। तो मल्टीपल क्लोरीन साइट्स होने के लिए हम प्लाज्मिड में पॉलीलिंकर DNA को अटैच कर देते हैं। पॉलीलिंकर DNA इसमें अटैच कर देते हैं। अब ये पॉलीलिंकर DNA क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। वैसे प्रीवियसली जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ाया था, पॉलीलिंकर DNA सिंथेटिक DNA होता है, सिंथेटिक DNA मॉलिक्यूल हैविंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स for multiple restriction enzyme, multiple restriction enzymes। तो ऐसा DNA मॉलिक्यूल जिसके पास में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है उसको हम पॉलीलिंकर DNA कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स में हम पॉलीलिंकर DNA को भी अटैच कर लेते हैं। इसके साथ ही प्लाज्मिड में मॉडिफिकेशन किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन में। सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो मेनली यूज में लिए जाते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के होते हैं, एंटीबायोटिक के जीन होते हैं। इसमें हम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन को यूज में लेते हैं। तो एक अच्छे मार्कर के लिए प्लाज्मिड को मॉडिफाई करते हुए हम कम से कम 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मिड को एक्सप्रेशन वेक्टर के जैसे यूज में ले रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर जैसे यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस भी हम ऐड करते हैं, ऑपरेटर सीक्वेंसेस भी ऐड करते हैं, ठीक है, RBS साइट भी ऐड करते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी ऐड करते हैं, और इसके अलावा इनिशिएशन सीक्वेंसेस, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, टर्मिनेशन कोडोन, इनको भी हम वेक्टर में ऐड करते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और इससे हम अपना प्लाज्मिड को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन वेक्टर को मैं बताती हूँ। ये हमने एक्सप्रेशन वेक्टर बनाया, इसमें यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, ये ORI रीजन है, ORI रीजन, और यहाँ पर किसी एक एंटीबायोटिक के लिए साइट है। इस एंटीबायोटिक के साइट पर यहाँ पर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो X के लिए यहाँ पर साइट दे दी, और यहाँ पर हमने कोई दूसरा साइट रखी, ठीक है, यहाँ पर एक ये साइट है, मान लो ये है लेक Z की साइट है, ठीक है। इस लेक Z साइट में मल्टीपल क्लोनिंग साइट के जैसे हम यहाँ पर पॉलीलिंकर DNA को अटैच कर देते हैं। पॉलीलिंकर DNA है जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट रखता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई प्रमोटर के सीक्वेंसेस हो गए, प्रमोटर के पास में हो गया हमारा ऑपरेटर, ये हो गया ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास में अब यहाँ पर हो जाएंगे इनिशिएशन सीक्वेंसेस,
इधर हमारे हो जाएंगे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, ठीक है, टर्मिनेशन के सीक्वेंसेस हो गए, टर्मिनेशन का हो गया, और ये हो गया इनिशिएशन साइट हो गई हमारी। इनिशिएशन साइट के पास में यहाँ पर आरबीएस होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और राइबोसोम बाइंडिंग साइट के लिए बच्चों बताया था कि प्रोकैरियोट्स के लिए हम शाइन डेलगेर्नो का यूज करते हैं और यूकैरियोट्स के लिए IRES सीक्वेंसेस का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्लाज्मिड्स को डिजाइन कर लेते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स वेक्टर जिनको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर के जैसे काम में लेते हैं। फर्स्ट है इसमें PSC101, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन का प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन प्लाज्मिड। यहाँ पर P स्टैंड करता है फॉर प्लाज्मिड, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। एंड SC जो है वो नाम है स्टैनले कोहेन, जिन्होंने इस प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्ट किया, डिजाइन किया, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है ये फर्स्ट पेटेंटेड प्लाज्मिड भी है, फर्स्ट पेटेंटेड कमर्शियल प्लाज्मिड, फर्स्ट पेटेंटेड कमर्शियल प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड नेचुरली साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में मिलता है, ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट्स आपको लिखाऊंगी आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोर देन इनफ है। तो ये जो PSC101 प्लाज्मिड है, फर्स्ट जनरेशन प्लाज्मिड है, फर्स्ट सिंथेटिक प्लाज्मिड है, फर्स्ट पेटेंटेड प्लाज्मिड है और नेचुरली साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में मिलता है। इसमें एक ORI साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जीन है और इसी के साथ ही इसमें EcoR1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट है। बहुत सिंपल प्लाज्मिड है ये, इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ORI हो गया, एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का साइट है और यहाँ पर EcoR1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसका जो ड्रॉबैक है वो हम देख लेते हैं। ये एक लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड है, ठीक है, लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड है। एक अच्छा वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि होस्ट सेल में उसकी कॉपीज ज्यादा बन सके, एक होस्ट सेल के अंदर वो ज्यादा टाइम्स रेप्लिकेट हो सके। तो ये ज्यादा अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा ये जो प्लाज्मिड है इसको यूज करके हम ओनली ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड है, अपनी कॉपीज कम बनाता है और इसको यूज करेंगे तो हम केवल ट्रांसफॉर्म सेल्स को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्म सेल्स क्या होती हैं एंड इसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। इट इज PBr322, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिगेज। 1977 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये सेकेंड जनरेशन का प्लाज्मिड है। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए PBr322 के। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर प्लाज्मिड MB1 से लिया गया है जो कि कोल E1 का क्लोजली रिलेटेड होता है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू कोल E1। इसलिए जो प्लाज्मिड है ये E. coli बैक्टीरिया में ग्रो कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स देखें तो मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जैसे बाम H1 के लिए, हिंड थर्ड के लिए, साल H1, PVU फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, EcoR1 एंड CLA फर्स्ट। तो मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। ऐसा वेक्टर जो कि मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स को रखता है वो एक अच्छा वेक्टर माना जाता है, इसलिए PBr322 एक अच्छा वेक्टर है और वाइडली यूज में लिया जाता है क्लोनिंग के पर्पस में।
इसके अलावा PBR322 में सेलेक्टेबल मार्कर जीन के जैसे 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जीन। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जीन है वो PSC 101 से लिया गया है, और जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन होता है ये RSF 2124 से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जो पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पर डायग्राम है PBR322 प्लाज्मिड का, साइज इसका छोटा है, PSC 101 से छोटे साइज का है, 4.3 kb का इसका साइज होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट के लिए यहाँ पर साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट के लिए साइट है, एंड BAM-H1 एंड SAL1 यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए टेट्रासाइक्लिन में साइट्स दे रखी हैं, एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट में PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट है, एंड इको R1 के लिए भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर मिलती है। तो एक अच्छा प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो PBR322 का है वो प्रेजेंस ऑफ ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये वाला पॉइंट। रिप्रेसर ऑफ प्राइमर क्या होता है? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में प्रेजेंट होता है। ये एक रोप प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन होता है ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA चेन होती हैं, RNA फर्स्ट जो कि रेप्लिकेशन इनहिबिटर जैसे होती है, रेप्लिकेशन इनहिबिटर, एंड RNA सेकंड ये रेप्लिकेशन एक्टिवेटर चेन होती है, रेप्लिकेशन एक्टिवेटर चेन होती है। तो ये जो रो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन RNA फर्स्ट की RNA सेकंड के साथ में एफिनिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। इस एफिनिटी के इंक्रीज हो जाने से क्या होता है? रेप्लिकेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन को डिक्रीज कर देगा क्योंकि RNA1 चेन जो है ये रेप्लिकेशन इनहिबिटर जैसे होती है। तो जब रेप्लिकेशन डिक्रीज हो जाएगा, रेप्लिकेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी, तो प्लाज्मिड की जो कॉपीज होंगी वो कम बनेगी। इसलिए PBR322 जो प्लाज्मिड होता है वो लगभग 40 से 50 कॉपीज बनाता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। एक अच्छे क्लोरीन वेक्टर होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि PBR322 में देखने को मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। लेस इन साइज, साइज इसका कम है। लो मॉलिक्यूलर वेट, ये प्रॉपर्टीज बच्चों पूछ ली जाती है इसलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से बता रही हूँ, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा PBR322 में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी होती हैं। उनका यूनिक फीचर है 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन का प्रेजेंट होना, 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। 2 मार्कर्स जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो एक जीन के द्वारा हम पॉजिटिव स्क्रीनिंग कर लेते हैं। पॉजिटिव स्क्रीनिंग में नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्क्रीनिंग में ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एंड नेगेटिव स्क्रीनिंग के द्वारा नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है। नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर स्क्रीन्ड थ्रू नेगेटिव स्क्रीनिंग। तो 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव स्क्रीनिंग भी हो जाती है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को स्क्रीन करते हैं। एंड नेगेटिव स्क्रीनिंग के कारण क्या होता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग क्या होती है इसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं PBR322 में जिसके कारण इसका वाइडली यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के जैसे। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो लेस कॉपी नंबर। होस्ट सेल में ये अपनी करीब 40 से 50 कॉपीज ही बना पाता है,
सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है, प्रेजेंस ऑफ रोप। रोप के कारण इसका रेप्लिकेशन रेट डिक्रीज हो जाता है और इसलिए इसका कॉपी भी कम बनती है। नेक्स्ट है PUC-19, P फॉर प्लाज्मिड एंड UC फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। PUC-19 प्लाज्मिड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स का सिलेक्शन या इनको डिस्टिंग्विश हम कॉलोनी के कलर के बेसिस पर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स की कॉलोनी बनती है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की कॉलोनी, ये वाइट कलर की कॉलोनी बनाते हैं, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स की ब्लू कलर की कॉलोनी होती है। इसके अलावा ये जो PUC-19 प्लाज्मिड है PBr322 से बेटर है क्योंकि इसका साइज कम है। साइज इसका 2.6 KB का साइज है और इसका रेप्लिकेशन रेट हाई है क्योंकि इसके ORI रीजन में रोप म्यूटेटेड होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर रोप नहीं होता इसलिए ये रेप्लिकेशन इसका जो है हाई रेट से करता है और इसकी जो कॉपी नंबर होती है वो हाई कॉपी नंबर बनाता है। बैक्टीरियल सेल में नियरली 700 कॉपीज इसकी मिलती है। ये एक PUC-19 प्लाज्मिड का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है जिसमें कि रोप म्यूटेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर के जैसे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन है और एक हमने लेग-Z अल्फा जीन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये लेग-Z अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने के लिए लेग-Z रीजन होते हैं। इस लेग-Z का एक अल्फा पार्ट यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है PUC-19 प्लाज्मिड में, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोड करेगा और इसी साइट पर एक पॉलीलिंकर DNA को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, पॉलीलिंकर DNA को जोड़कर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बना दी गई हैं। करीब 13 या उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। EcoR1 एंड हिंट थर्ड के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो ध्यान रखना ये 2 साइट्स यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो ये हो गया PUC-19 प्लाज्मिड का डायग्राम जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन है, लेग-Z अल्फा का यहाँ पर जीन है, पॉलीलिंकर DNA जिससे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मिलती है एंड जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें रोप म्यूटेटेड है। PUC-19 प्लाज्मिड ये PBr322 से ज़्यादा अच्छा प्लाज्मिड है, ज़्यादा अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है क्योंकि इसका साइज कम है, साइज लेस, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कम है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन इसका 1 स्टेप हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इसकी 1 स्टेप में हो जाती है जबकि PBr322 में 2 स्टेप स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हमने अपने किसी डिजायर्ड जीन को यहाँ पर अटैच करना है तो ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे रखे हैं, हम किसी भी एंजाइम से हम इसको ट्रीट कराकर अपना डिजायर्ड DNA को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पर हमने एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट की साइट है, ये ORI है और हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराया और अपना एक DNA फ्रेगमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा कि जो लेग-Z अल्फा वाला रीजन है अब ये क्लीव हो गया। ठीक है, ये इंटैक्ट नहीं रहा, ये इंटैक्ट नहीं रहा, जबकि एम्पिसिलिन का जो रीजन है ये इंटैक्ट है। तो यहाँ पर कॉलोनी के कलर के डिफरेंस से हम आसानी से एक ही स्टेप में सिलेक्शन कर लेंगे। किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। हियर इज अ प्लाज्मिड PUC-19
लेग जेड अल्फा एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इसी में प्रेजेंट है। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट साइट एंड ORI रीजन। ये कोई डीएनए है, डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन, कंटेनिंग डिजायर्ड जीन। अब हम दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लाज्मिड वेक्टर एंड डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराते हैं। अपनी साइट्स को पहचान कर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीव कर देगा। क्लीवेज के बाद में एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट का जीन ये इंटैक्ट है, ये ORI, ये 5' 3' 3' एंड 5' एंड, और ये हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे एक ट्यूब में और लाइगेसेस एंजाइम की प्रेजेंस में हम लाइगेशन करवाएंगे। अब लाइगेशन कैरी आउट होगा। लाइगेशन की एफिशिएंसी आपको बताया था बहुत लो होती है। लाखों डीएनए मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ में लाइगेशन कंप्लीट होता है। तो लाइगेशन के रिजल्टेंट हमारे को इस ट्यूब में 3 टाइप्स के डीएनए मिलेंगे, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमारा जो ये PUC19 है ये रीसर्कुलराइज्ड हो जाए, इस तरह से हमारे को फिर से PUC19 प्लाज्मिड मिल जाएगा जिसके पास में लेग जेड अल्फा का इंटैक्ट जीन है, ORI प्रेजेंट है एंड एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट का जीन है। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो क्लीव्ड PUC19 है इसके साथ में हमारा डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब ये PUC19 क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये इंटैक्ट है, एम्पीसिलिन की साइट इंटैक्ट है, लेकिन जो लेग जेड अल्फा रीजन था वो क्लीव्ड हो गया और वहाँ पर हमारा कोई जीन यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में इस टेस्ट ट्यूब में हमारे को अपने डीएनए फ्रेगमेंट भी मिल सकते हैं। तो 3 टाइप्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स, 3 टाइप्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे को यहाँ पर मिल सकते हैं। अब हम इन डीएनए को होस्ट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल होस्ट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बैक्टीरियल होस्ट में तीनों टाइप्स के डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल होस्ट में PUC19 प्लाज्मिड भी एंटर कर सकता है, ये PUC19 प्लाज्मिड है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट, लेग जेड अल्फा एंड ORI ये भी एंटर कर सकता है। बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी एंटर कर सकता है, ये हमारा डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे ये भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स की बैक्टीरियल होस्ट सेल मिलती हैं, ठीक है। एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। नॉन ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है, जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट एंटर करेंगे, ये होती है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। एंड दूसरी होती है ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल जिसमें कोई भी वेक्टर मॉलिक्यूल एंटर करता है, चाहे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो ओरिजिनल वेक्टर हमने लिया है, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, ठीक है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कहते हैं। तो इस बेसिस पर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल 2 टाइप्स की हो गई, एक हो गई नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल
नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल जिसमें ये PUC19 एंटर करेगा, और दूसरी हो गई रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को 3 टाइप्स की ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स मिल जाती हैं। ट्रांसफॉर्म 2 टाइप्स की हो गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, और एक होगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है जो आपकी पहले भी बताई है कि जिस भी सेल को हम होस्ट सेल जैसे काम में ले रहे हैं उसमें सेलेक्टेबल मार्कर के जीन्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल हम होस्ट सेल जैसे काम में ले रहे हैं उसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस की जीन नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल का जीनोम होता है उसमें हमने जो लेग-Z होता है, लेग-Z वो उसमें कुछ पार्ट जो कि एंड टर्मिनल फ्रेगमेंट को बनाएगा उस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है हम जो होस्ट सेल काम में ले रहे हैं एक तो वो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है और उसमें लेग-Z अल्फा का और उसमें लेग-Z का वो पार्ट डिलीटेड है जो कि एंड टर्मिनल फ्रेगमेंट को बनाता है। ऐसे होस्ट सेल हम काम में लेंगे। अब हम 1 स्टेप में स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, इस होस्ट सेल का हम कल्चर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, होस्ट सेल का हम कल्चर करेंगे। यहाँ पर कल्चर में जो न्यूट्रिएंट मीडिया हमने लिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया, उसमें हमने एम्पिसिलिन मिला दिया, साथ ही उसमें हमने IPTG एंड एक्स-गैल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक्स-गैल, IPTG, एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया लिया, तो इसमें केवल ट्रांसफॉर्म्ड सेल ही ग्रो करेंगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ही ग्रो करेंगी, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनके पास में एम्पिसिलिन के लिए जीन नहीं है। ठीक है, ये एम्पिसिलिन सेंसिटिव है। एम्पिसिलिन सेंसिटिव सेल्स कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो यहाँ पर जो कॉलोनी बनेगी वो कॉलोनी किसकी होगी, ये कॉलोनी सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की होगी। एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में भी रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट 2 टाइप्स की कॉलोनी हमारे को दिखाई देगी। ठीक है, 1 स्टेप में ही हम कर लेंगे सिलेक्शन क्योंकि हमने IPTG एंड एक्स-गैल मिला दिया है। कुछ कॉलोनी तो हमारे को ब्लू कलर की मिलेंगी और कुछ कॉलोनी हमारे को वाइट कलर की मिलेंगी। ठीक है, जो ब्लू कलर की कॉलोनीज होती हैं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की होती हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स की है, और जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिलती हैं ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स की होती है। ठीक है, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा जीन सीक्वेंस है, नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए हम देख रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, ये कोई लैक इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड लेग-Z, इसमें कुछ पार्ट डिलीटेड है, यहाँ पर कुछ रीजन डिलीट किया हुआ है। ठीक है, जो कि एंड टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोट करता है। ठीक है, उसको हमने डिलीट कर रखा है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने IPTG एंड एक्स-गैल मिलाया हुआ था। एक्स-गैल, ये जो IPTG होता है ये रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो गया और अब जो है प्रमोटर आगे बढ़ेगा, ऑपरेटर चालू हो जाएगा हमारा, और लेग-Z जो है अपना जीन को कोड करके मैसेंजर RNA बनाएगा। मैसेंजर RNA अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा, लेकिन इसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा वो अभी इनएक्टिव है,
इसके पास में एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोड करने वाला जीन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं इनएक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज या इनकम्प्लीट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। क्लियर है। लेकिन कल्चर में हमारे पास में अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के पास में ऐसा प्लाज्मिड अवेलेबल है जिसके पास में लेग जेड अल्फा जीन साइट इंटैक्ट है। ये लेग जेड अल्फा क्या करता है, ये एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को बनाएगा, एन टर्मिनल फ्रेगमेंट इसको बनाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अच्छे से समझिए बच्चों। बैक्टीरियल सेल का जो जीनोम है इसमें लेग जेड का वो पार्ट डिलीटेड है जो कि एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोड करता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो इनएक्टिव या इनकम्प्लीट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। ठीक है, लेकिन इस बैक्टीरियल सेल के पास जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास में लेग जेड अल्फा का इंटैक्ट जीन है। ये लेग जेड अल्फा एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को बनाएगा। तो ये एन टर्मिनल फ्रेगमेंट और इनएक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपस में मिल जाएंगे और इस तरह से एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना लेंगे। एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज न्यूट्रिएंट मीडिया में मिलने वाले एक्स गैस के साथ में रिएक्ट करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा और इसके डिग्रेड होने से एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। और इसलिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट की कॉलोनी होती है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। इससे यहाँ पर कल्चर मीडिया में ब्लू कलर की हमारे को कॉलोनी दिखाई देगी। क्यों ब्लू कलर की बनी है, क्योंकि इसके पास में लेग जेड अल्फा का इंटैक्ट जीन होता है जो कि एन टर्मिनल फ्रेगमेंट बना लेता है। एन टर्मिनल फ्रेगमेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो इनकम्प्लीट है उसके साथ में मिलकर एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज कर लेता है। एंड ये एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल पर जब काम करता है तो उसको डिग्रेड कर देता है और ब्लू कलर का एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसके कारण हमारे को ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देती है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स होती हैं उसकी अगर हम बात करें, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स, इसमें क्या होगा, यहाँ पर लेग जेड है जिसमें अल्फा पार्ट डिलीटेड है। ठीक है, पहले की तरह प्रमोटर, ऑपरेटर, आईपीटीजी इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ में बाउंड होकर इनएक्टिव कर देगा, रिप्रेसर को बाउंड कर देगा और इस तरह से अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा एंड इनएक्टिव या हमका इनकम्प्लीट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स है इसके पास में जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड में लेग जेड अल्फा इंटैक्ट नहीं है, वो लेग जेड अल्फा में हमारे डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। तो इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर ये जो लेग जेड अल्फा रीजन है ये एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को कोड नहीं कर पाएगा, मीन्स एन टर्मिनल फ्रेगमेंट नहीं बनेगा। एन टर्मिनल फ्रेगमेंट नहीं बनेगा तो एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस ये सिंथेसाइज नहीं होगा और इसलिए एक्स गैल को ये डिग्रेड नहीं कर पाएगा और इसलिए ब्लू कलर की कॉलोनी हमारे को नहीं मिलेगी। तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स जो है कल्चर में वाइट कलर की कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं।
फर्स्ट है द फर्स्ट इंजीनियर प्लाज्मिड वेक्टर इज PBr322, PUC वेक्टर PSC101 और PUC19। तो फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा प्लाज्मिड है, फर्स्ट पेटेंटेड प्लाज्मिड है, वो है PSC101। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड एलियन DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड। उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे जिसके कारण लिंक्ड एलियन DNA, कोई फॉरेन DNA फ्रेगमेंट जब उसके साथ जोड़ा जाता है तो वेक्टर में उसकी कई कॉपीज बन जाती है, ORI साइट्स, पैलिंड्रोमिक साइट्स और सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन साइट्स और सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो यहाँ पर जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करने में, तो इनका भी कोई रोल नहीं होता कॉपी नंबर बनाने में। रिकॉग्निशन जो साइट्स होती हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए होती हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसी साइट्स होती है जिसमें हम DNA के 5' to 3' दोनों स्टैंड पर अगर हम 5' 3' साइट से पढ़ते हैं तो सेम सीक्वेंस आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स के कारण प्लाज्मिड या वेक्टर मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है और हमारा इंसर्टेड DNA भी रेप्लिकेट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनी DNA मॉलिक्यूल दैट हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल to which the gene of interest is integrated for cloning is called as। ऐसा कोई भी DNA मॉलिक्यूल जो कि किसी होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है और उसमें हम कोई अपना डिजायर्ड जीन को इंटीग्रेट कर दें क्लोनिंग के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंकर, एडेप्टर मॉलिक्यूल और प्लाज्मिड मॉलिक्यूल और वेक्टर मॉलिक्यूल। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है वो वेक्टर मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ फॉरेन जीन इनटू अ प्लाज्मिड बोथ मस्ट। अगर हमारे को किसी प्लाज्मिड में किसी फॉरेन जीन, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना है तो दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, हैव आइडेंटिकल DNA सीक्वेंसेस। दोनों की जो DNA सीक्वेंसेस है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ सेल, हैव कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हैव सेम लेंथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है। अगर हमारे को किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में किसी फॉरेन DNA को इंसर्ट करना है तो दोनों को हमारे को सेम रेस्ट्रिक्शन साइट से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना जरूरी होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए क्या सही नहीं है, हमारे को नॉट ट्रू देखना है। कंटेंस ORI, तो ये प्लाज्मिड के लिए सही नहीं है, मीन्स प्लाज्मिड में ORI होता है, हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। इम्पार्ट्स अ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक टू द होस्ट बैक्टीरिया, तो ये भी सही है यहाँ पर प्लाज्मिड के लिए। होस्ट बैक्टीरिया के लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट, पजेसेस वन और मोर मार्कर जीन, तो ये भी सही है, प्लाज्मिड में एक या एक से ज्यादा मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं। रेप्लिकेट ओनली व्हेन द होस्ट जीनोम इज रेप्लिकेट, तो ये प्लाज्मिड के लिए सही नहीं है, ट्रू नहीं है कि ये तभी रेप्लिकेट होता है जब होस्ट का जीनोम रेप्लिकेट होता है। प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है, जो इसकी कॉपीज बनती है वो होस्ट जीनोम से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, प्लाज्मिड के लिए ये सही नहीं है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट प्लाज्मिड एंड आइडियल क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा ऐसा प्लाज्मिड है जो स्मॉलेस्ट प्लाज्मिड है एंड आइडियल है क्लोनिंग वेक्टर के लिए। कोल E1, RP4, PUC8 और F प्लाज्मिड। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट है, PUC8। जो भी ऑप्शन दे रखे, कोल E1 ये प्लाज्मिड की ओरिजिन साइट है, RP4 भी नहीं है और F प्लाज्मिड कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड है। PUC8 डिजाइन क्या हमारा क्लोनिंग वेक्टर है जो कि स्मॉलेस्ट वेक्टर है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। रिलैक्स प्लाज्मिड क्या होते हैं, द वन हैविंग कॉपी नंबर अबव 50%, द वन दैट कांट बी डाइजेस्टेड बाय एंडोन्यूक्लियसेस, the ones that can't be isolated, the ones present in more than one strain of the same host। तो रिलैक्स प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि एक होस्ट सेल के अंदर अपने 10 से लेकर 500, 700, 1000 कॉपीज तक बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, द वंस हैविंग कॉपी नंबर अबव 50 पर सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड बी डिफरेंशिएटेड। किस तरह से हम एक कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स को डिफरेंशिएट कर सकेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर, या प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, number of cloning sites और presence of TRA gene। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। TRA जीन, जिसको हम ट्रांसफर जीन भी कहते हैं, ये जिन प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसफर जीन जिनके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, जिन प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होंगे, वो F+ सेल्स होती है, इनको F+ डोनर सेल्स भी कहते हैं, और ये सेक्स पिलाई के द्वारा F- सेल्स या F रिसिपिएंट्स के साथ में कॉन्जुगेट हो जाते हैं और रेप्लिकेट करके सेक्स पिलाई के द्वारा कॉन्जुगेशनल ट्यूब बनती है, इसमें अपना रेप्लिकेटेड पार्ट इंसर्ट कर देते हैं, जिससे F- सेल्स ये F+ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम TRA जीन या ट्रांसफर जीन के बेसिस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल प्लाज्मिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, डिग्रेडिंग अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स, टेकिंग अप कोल्चिसिन स्टेन, कोडिंग फॉर कोलिसिन्स, और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। जो कोल प्लाज्मिड होते हैं इनके पास में कोलिसिन को कोड करने के लिए जीन्स होते हैं। कोलिसिन ऐसा प्रोटीन होता है जिसके कारण एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल को किल कर देती है। तो कोल प्लाज्मिड कोलिसिन को कोड करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड TOL responsible for the metabolism of toluene is present in which of the organism। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमारे को बताना है कि जो TOL प्लाज्मिड है जो कि टोल्यूइन का मेटाबॉलिज्म करता है, मीन्स ये टोल्यूइन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनका डिग्रेडेशन कर देता है, ये किस ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ई कोलाई, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास फुटीडा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपने मुझे बताना है, कमेंट करके बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैं आपको क्लू दे देती हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम सुपर बग के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में हमने क्लोनिंग वेक्टर्स में बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स को डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने PSC 101, PBR 322 एंड PUC 19 प्लाज्मिड्स को पढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी हमने इन टॉपिक्स के ऊपर सॉल्व किए हैं। PUC 19 प्लाज्मिड होता है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, PBR 322 से ये क्यों ज़्यादा अच्छा प्लाज्मिड है, और किस तरह से 1 स्टेप में इसकी स्क्रीनिंग की जाए। नेक्स्ट क्लास में हम 5 वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।